हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आप लोग का माध्यम हुआ। पहला ऊपर में वायु का माध्यम है, ये सब जितना है वायु वाला माध्यम है। और ये आपको जो दिख रहा है वो आपको कांच का माध्यम है। तो ये आप लोग का सबसे पहले प्रकाश की किरण आ रहा था। प्रकाश की किरण आया और आ करके जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जैसी प्रवेश करेगा तो इसको ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है ना, उस पर जाना चाहिए था, लेकिन उस पर ना जा करके अभिलंब की ओर मुड़ गया। अभिलंब की ओर मुड़ गया, ये देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गया। अगर कांच से फिर वायु में निकलता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके दिशा में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको उत्तर में लिख दीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे हवा से सघन माध्यम जैसे कांच में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम होता क्या है। देखिए, पहला माध्यम है आपको वायु और दूसरा माध्यम है कांच। तो वायु के अपेक्षा कांच का अणु ज़्यादा घनत्व होता है, इसलिए यही आपका सघन माध्यम हो गया और ये आपका विरल माध्यम हो गया। विरल माध्यम में अणु दूर दूर रहता है और सघन माध्यम में अणु सटा हुआ रहता है। अगर आपको वायु और पानी का बात करेगा तो वायु आपका विरल माध्यम हो जाएगा और पानी आपका सघन माध्यम हो जाएगा। अगर फिर आपको बात करेगा पानी और कांच के बारे में बात करेगा कि पानी कौन सा माध्यम है, कांच कौन सा माध्यम है, तो पानी आपका विरल माध्यम हो जाएगा और कांच आपका सघन माध्यम हो जाएगा, क्योंकि पानी की अपेक्षा कांच का घनत्व ज़्यादा होता है। तो इस तरह हम लोग समझें कि जिस पदार्थ का घनत्व ज़्यादा होता है वो हो जाएगा आप लोग को सघन माध्यम, और जिस पदार्थ का घनत्व कम होता है वो हो जाएगा आप लोग को विरल माध्यम। ठीक है, तो इसका आंसर में हम लोग लिख देते हैं, प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे हवा से सघन माध्यम जैसे कांच में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। माध्यम हो गया और ये आपका सघन माध्यम हो गया। तो प्रकाश की किरण जैसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो देखिए अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। इसको जाना चाहिए था इस पथ पर, लेकिन इस पथ पर ना जा करके हम लोग को इस पथ पर जाने लगा। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण माध्यम एक से माध्यम दो में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में से कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि ये माध्यम एक है और ये वाला माध्यम दो है। तो माध्यम एक से जब माध्यम दो में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रहा है तो ये अभिलंब से दूर भाग रहा है, अभिलंब से दूर भाग रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि माध्यम एक ज़्यादा घनत्व होगा माध्यम दो से। ये घनत्व होगा तो नहीं अभिलंब से दूर भाग रहा है। अगर ये माध्यम एक घनत्व नहीं होता तो ये अभिलंब की ओर सट जाता। तो इसलिए हम लोग लिख दीजिए माध्यम एक प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है आपका, वायु में प्रकाश एक सेकेंड में लगभग कितनी दूरी तय करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की दूरी तय करता है। मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 3 गुने 10 के पावर 8, ये किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 3 गो जीरो और बढ़ेगा। तो देखिए 3 गो जीरो इसमें से, और 3 3 6 और 2 8 गो, तो 10 के पावर 8 हो गया। और यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड दूरी होगा, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड दूरी तय करता है। ठीक है। अब पाँचवा क्वेश्चन है आपका, अपवर्तनांक की परिभाषा दे। अपवर्तनांक, तो इसका उत्तर लिखिए, मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को
उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से या फिर एन से सूचित किया जाता है। इसको म्यू से भी सूचित करते हैं या फिर एन से भी सूचित करते हैं। मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे हम लोग को जानकारी है कि वायु में हम लोग को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के चाल से ये प्रकाश की चाल चलता है, ठीक है ना। तो अगर हम वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल अगर लिख देंगे तो यही हम लोग का अपवर्तनांक हो गया। यानी कि ये दोनों माध्यम का अनुपात निकालेंगे तो वही हम लोग का अपवर्तनांक हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम या विरल माध्यम? तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है? तो देखिए पानी का अपवर्तनांक आप लोग को 1.33 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आंसर में हो जाएगा, इस कथन का तात्पर्य यह है कि मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल का 1.33 गुना है। आठवां क्वेश्चन आपका है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो उसके आंसर में लिखिए, कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जैसे आपतित किरण होता है और एक ठो परावर्तित किरण होता है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो दूरी होगा उसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और उसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। चित्रकार में देख लीजिए, ये आपको पानी है ऊपर में और नीचे में कांच है। ये माध्यम मतलब पानी है, दूसरा माध्यम कांच है। और इसको में पहला माध्यम नहीं दिया गया है और दूसरा माध्यम कांच दिया गया है। और इसको में पहला माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम कांच है। तो पहला क्वेश्चन है कि चित्र क में 1, 2 और 3 में कौन निर्गत किरण नहीं हो सकती है? जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये आपको तो पानी है और ये कांच है। तो कांच का अणु ज़्यादा घनत्व होता है और पानी का अणु कम घनत्व होता है, इसलिए सघन माध्यम हो गया कांच और विरल माध्यम हो गया पानी। अगर हम लोग को ये प्रकाश की किरण कांच से पानी में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। तो उसी प्रकार इसमें देखिए, ये अभिलंब की ओर सट रहा है तो पहला नहीं होगा, अभिलंब के बीचों बीच है तो ये भी नहीं होगा। और ये तीसरा आपको जो है ये अभिलंब से मतलब अभिलंब से दूर भाग रहा है। ये तीसरा आपको है ये अभिलंब से दूर भाग रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 और 2 निर्गत किरण नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि कांच सघन माध्यम है और पानी विरल माध्यम है। तो सघन से विरल में अगर कोई प्रकाश की किरण जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। तो देखिए जो किरण 3 है यह अभिलंब से दूर भाग रहा है, यानी कि 1 और 2 आप लोग को निर्गत किरण नहीं हो। चलिए चित्र ख में आई का मान कितना होगा? ये आपको चित्र जो ख आपको नजर आ रहा है इसको में आई का मान पूछ रहा है। देखिए किरण है और ये आ करके ये अपवर्तित किरण थोड़ा सा इधर आ गया। अपवर्तित किरण के बाद यहाँ पर अभिलंब से दूर भाग रहा है और ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो आपको 60 डिग्री हुआ, ये जो बाहर वाला पार्ट और ये वाला बाहर वाला पार्ट, यानी कि आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आई बराबर 60 डिग्री। चित्रगाह में सिल्ली से होकर गुजरने वाले किरण का पथ दर्शाइए। ये देखिए आपको 90 डिग्री कोण बना करके आपको किरण आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा अगर एंगल विचलित रहता, थोड़ा सा एंगल इधर रहता और इधर रहता तब न कुछ होता। ये तो 90 डिग्री बना करके आ रहा तो हम सोच ही ना निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ही, देखिए यहाँ पर चित्र में हम बनाए हैं हुआ है कि आपको अगर 90 डिग्री बना करके आ रहा है तो ये सोच ही आप लोग को निकल जाएगा, ठीक है। 10 वाला क्वेश्चन है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको ओ नज़र आ रहा है वो प्रकाशीय केंद्र है, ठीक ना। और यहाँ पर जो आपको ओ नज़र आ रहा है यही आपका प्रकाशीय केंद्र हुआ। और ये आपका मुख्य फोकस हो गया और ये भी आपका मुख्य फोकस है। ये वक्रता केंद्र हो गया और ये भी आपको वक्रता केंद्र हो गया। ये आपको उत्तल लेंस के लिए, ठीक। अवतल लेंस में देखिए ये आपको प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये आपको मुख्य फोकस हो गया,
ये आपको वक्रता केंद्र हो गया जिसको 2F1 भी कहेंगे, और इस प्रकार इधर भी आपको वक्रता केंद्र हो गया, इसको 2F2 कहेंगे, ठीक है ना, यानी कि F2 के दुगना होता है। अब चलिए अवतल लेंस भी हम लोग देख लिए। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। 11वां क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दें। तो पहले हम लोग मुख्य अक्ष देख लेते हैं, कहाँ पर मुख्य अक्ष स्थित रहता है। तो ये आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस नज़र आ रहा होगा, और ये वाला जो लाइन आपको पारा हुआ है, ये वाला जो लाइन है यानी कि वक्रता केंद्र, और यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र या फिर लेंस के सतह से जो पार होगा वही हम लोग को मुख्य अक्ष कहलाएगा। अवतल लेंस में भी देखिए मुख्य अक्ष यही वाला होगा जो लंबा आपको दिया हुआ है, यानी कि वक्रता केंद्र से अवतल लेंस के सतह पर पार किया है जो सोझा, वही हम लोग का मुख्य अक्ष हो गया। तो चलिए इसको लिख देते हैं। किसी लेंस के सतह के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उस लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। 13वां क्वेश्चन है, प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के किस फोकस को लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोग को पूछ रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ठो उत्तल लेंस है ऊपर में, और नीचे में आपको अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस में आपको F1 और F2 जो आपको नज़र आ रहा है वही आपका मुख्य फोकस हुआ। तो उत्तल लेंस में यहाँ पर ये प्रकाश की किरण आकर के मुख्य फोकस से गुजरेगा, और अवतल लेंस में ये आकर के, अवतल लेंस में देखिए इसमें भी F1 और F2 यानी कि मुख्य फोकस की संख्या 2 है, और इसको में टक्कर करके वापस आ जाता है, यानी कि बायां साइड मुख्य फोकस पर गुजरेगा, इसमें इस तरफ नहीं गुजरता है। ठीक है, यानी कि लेंस में हम लोग को मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। देख दीजिए कि प्रत्येक लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं। उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष पर जिस फोकस से आती हुई किरणें अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उसे उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे F1 से सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे आप उत्तल लेंस में देखिएगा कि प्रकाश की किरण यहाँ पर मुख्य अक्ष से होते हुए ये आपको प्रकाशीय केंद्र से टकराएगा और मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। सेम प्रोसेस सीधा भी होगा कि मुख्य फोकस से होते हुए प्रकाशीय केंद्र से टकराएगा और टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। जहाँ पर टकरा रहा है ये लोग, इसी को हम लोग प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे, जिसको F1 से सूचित किया जाता है। ये आपको प्रथम F1 हो गया। ठीक है ना। और अवतल लेंस में देखिए कि अवतल लेंस का मुख्य अक्ष के जिस फोकस की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है उसे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे भी F1 से सूचित किया जाता है। इसमें देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रहा है और मुख्य फोकस पर लौट जा रहा है। इसमें भी आपको मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रहा है और मुख्य फोकस पर लौट जा रहा है, यही आपका F1 हो गया। इसको हम लोग प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर आकार के वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर में हो जाएगा, उत्तल लेंस में जब वस्तु को दुगनी फोकस यानी कि 2F1 पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक और बराबर आकार का बनता है। जैसे उत्तल लेंस में हम लोग को कह रहा है कि जो वस्तु होगा ये दुगनी फोकस दूरी पर होगा, यानी कि फोकस दूरी यानी यहाँ है तो यहाँ पर से दुगना यानी कि 2F1 पर न रखा गया होगा। तो 2F1 पर वस्तु को अगर रख देते हैं और इसका प्रतिबिंब बनाते हैं तो देखिए एक ये समांतर निकलेगा, समांतर जा करके आप लोग को मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगा, और दूसरा जो है आप लोग को प्रकाशीय केंद्र से होते हुए निकलेगा और जा करके यहाँ पर ही मिलेगा। तो आप मिलाइए तो यहाँ पर देखिए जितना AB का हाइट होगा उतना ही A' B' का हाइट हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक और बराबर होगा। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की या अवतल लेंस की। तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो कैसे होती है इसे थोड़ा सा देख लीजिए। ये हम लोग का उत्तल लेंस हुआ, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी यही ना बन रहा है,
उत्तल लेंस में फोकस दूरी हम लोग को ये बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि हम लोग को ये फोकस दूरी बन रहा है, यानी कि राइट साइड ना बनेगा। उत्तल लेंस में मुख्य फोकस राइट साइड है तो फोकस दूरी भी राइट साइड बनेगा, यानी कि इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव ना होगा, इसीलिए इधर धनात्मक होता है। अगर इधर बनता तो ऋणात्मक होता। जैसे में आप देख लीजिए अवतल लेंस में लेफ्ट साइड बनता है, इसलिए इसका फोकस दूरी क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है। 16 वाला क्वेश्चन है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक होती है? अपवर्तनांक कम होने पर प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है। 17 वाला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत दूर यानी अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप लोग उत्तल लेंस में देखिए, जो वस्तु है हम लोग को अनंत पर है, तो अनंत से हम लोग को प्रकाश की किरण आ रहा है और आकर के प्रकाशीय केंद्र से टकरा करके और मुख्य फोकस पर निकल रहा है, और नीचे साइड भी हम लोग को अनंत से आ रहा है और मुख्य फोकस पर जा करके टकरा रहा है, तो यहीं पर हम लोग को प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग लिख दीजिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर स्थित रहती है तो उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर बनेगा। अब 18 वाला देखिए, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तर में लिखिए, उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। जैसे देख लीजिए, अगर उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत पर या फिर 2f1 पर या f1 पर या 2f1 या f1 के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, यानी कि इस तरफ बनेगा वास्तविक और। लेकिन अगर इसको हम प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच में रखेंगे कहीं पर भी तो इसको आभासी एवं सीधा बनेगा। जैसे आप देखिए, ये फिगर को देखिए कि f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में अगर वस्तु को रखे हैं तो हम लोग को ये पहला जो किरण जाएगा ऐसे होकर के मुख्य फोकस से चल जाएगा और इस तरफ आते हुए प्रतीत होगा, और इसमें भी देखिए यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से निकालेंगे तो पीछे जाते हुए प्रतीत होगा। तो हम लोग का जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बन जाएगा, हम लोग का प्रतिबिंब इस तरह, यानी कि आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है ना, यही हम लोग का। तो हम लोग कह सकते हैं कि उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। चलिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा है तो वह कैसा लेंस है? तो इसका उत्तर में हो जाएगा, जब किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह लेंस अवतल लेंस होगा। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को लेंस तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। जैसे आप ये देख लीजिए, वस्तु को लेंस तथा मुख्य फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो देखिए आवर्धित मतलब बड़ा और सीधा बन रहा है ना, यानी जब मुख्य फोकस और लेंस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो आवर्धित एवं सीधा हम लोग का प्रतिबिंब प्राप्त होगा उत्तल लेंस में। ठीक है। 21 वाला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा? इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस के सामने जब एक पिन को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जैसे आप ये वाला फिगर देख सकते हैं कि उत्तल लेंस में जब वस्तु को हम लोग यहाँ पर मुख्य फोकस पर रखे हैं, ये देखिए आप लोग को मुख्य फोकस पर है, तो जब मुख्य फोकस पर रखेंगे तो एक किरण लेंस से टकरा करके मुख्य फोकस से निकल जाएगा और दूसरा किरण आप लोग को प्रकाशिक केंद्र से होकर के निकलेगा। तो आगे देखिए, ये आगे ये फैलते जा रहा है, आपस में कभी नहीं मिलेगा, और पीछे देखिए कि पीछे कहीं न कहीं जाकर के अनंत पर ये मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस में मुख्य फोकस पर रखा हुआ जो आपको पिन है उसका प्रतिबिंब हम लोग को अनंत पर जा कर के बनेगा। 22 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, दैनिक जीवन में लेंसों के 4 साधारण उपयोग बताएं। तो यहाँ पर लिखिए कि दैनिक जीवन में लेंसों के 4 साधारण उपयोग इस प्रकार है। पहला दृष्टि दोष के उपचार में हम लोग को जब रोशनी कम जाता है तो हम लोग यहाँ पर लेंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर दृष्टि दोष के उपचार में हो गया।
दूसरा हो गया फोटो कैमरा में, और तीसरा हो गया सूक्ष्मदर्शी में, यानी कि जो बहुत छोटा से छोटा वस्तु रहता है तो उसको देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और चौथा हो गया दूरदर्शक में, यानी कि दूरबीन में। ये जो हम लोग को चौथा हो गया दूरदर्शक कहने का मतलब कि दूरबीन, कोई बहुत दूर वस्तु है और उसको देखना है तो दूरदर्शन से हम लोग देख सकते हैं। 23 वाला क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला चित्र वास्तविक है या आभासी? तो उत्तर में लिख दीजिए, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला जो चित्र होता है वास्तविक होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। 24 का क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं और उसकी दुगनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? के बारे में बात किया जा रहा है, और वस्तु को दुगनी फोकस दूरी पर रखा जा रहा है, यानी कि 2f1 पर रखा जा रहा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? तो देखिए उसका जो प्रतिबिंब बन रहा ना, यह प्रतिबिंब दुगनी फोकस दूरी पर ही बन रहा है, उसका प्रतिबिंब दाईं और दुगनी फोकस दूरी पर ही बनेगा। ठीक है। 25 वाला क्वेश्चन है, यदि पतले लेंस की फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर है, या उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, इसका जो फोकस दूरी हम लोग को दिया जा रहा है निगेटिव यानी कि ऋणात्मक में दिया जा रहा है। तो आप लोग को मालूम होगा कि अवतल लेंस में हम लोग का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस में धनात्मक होता है। तो फोकस दूरी से ही हम लोग को मालूम चल गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए, चूँकि फोकस दूरी ऋणात्मक है इसलिए यह अवतल लेंस होगा। 26 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो इसका उत्तर में लिखिए 1/v - 1/u बराबर 1/f। यही हम लोग का संबंध है, यही हम लोग का लेंस का फॉर्मूला होता है। तो यही हम लोग लिखेंगे आंसर में, ठीक है ना। और 27 में देखिए, किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन m में क्या संबंध है? यानी कि वस्तु दूरी u दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी v दिया हुआ है और आवर्धन m दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आवर्धन का v/u। हम लोग को दर्पण के लिए जब चलते थे तो आवर्धन बराबर -v/u होता था, लेकिन जब लेंस के बारे में चलेंगे तो m बराबर v/u होता है, यानी कि पॉजिटिव में आता है। ठीक है। किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है? इसका उत्तर में लिखिए P बराबर 1/f, यानी कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी की कर्मानुपाती होती है। 29 में देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, इसे सूचित करते हैं। 30 वाला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर है, तो लेंस उत्तल है या अवतल? यानी कि लेंस का क्षमता +1.5 डायोप्टर है। तो यहाँ पर लिखिए, चूँकि लेंस की क्षमता धनात्मक है इसलिए यह एक उत्तल लेंस होगी। जो क्षमता अगर धनात्मक होगा तो उत्तल लेंस, क्षमता अगर ऋणात्मक होगा तो अवतल लेंस। ठीक है ना। 31 वाला क्वेश्चन देखिए, इससे उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा बना सकेगा? जी हाँ, अगर आप अपना आँख को रेटिना जो है ना उसको आधा अगर जहाँ पे भी दीजिएगा तो आपको पूरा ही नज़र आएगा। जैसे आपको देखिएगा यहाँ पर, ये आपको कैमरा है और कैमरा को हम लोग थोड़ा सा ढकते हैं, आधा ढकते हैं, तो देखिए आपको पूरा नज़र आ रहा होगा, पूरा आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना। इस वाला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसे परिभाषित करें। किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसका मतलब यह हुआ कि उसकी फोकस दूरी 1 मीटर ही होगी। अगर उसका डायोप्टर 1 मीटर है तो उसका फोकस दूरी भी 1 मीटर होगा। ठीक है। 33 वाला क्वेश्चन देखिए, 2 मीटर की फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? यानी कि लेंस अवतल है, यानी कि लेंस आपको अवतल है तो फोकस दूरी भी आपको ऋणात्मक होगा। तो f बराबर -2m, और हम लोग को क्षमता पूछ रहा है तो क्षमता को p से सूचित करते हैं, तो p बराबर वाट, यानी कि p का फॉर्मूला होता है 1/, फोकस दूरी, तो 1/, फोकस दूरी -2 मीटर, तो 1/, -2 हो गया, और 1/, -2 को हम लोग -0.5 डायोप्टर लिखेंगे। ठीक है। यही आप लोग का क्षमता हो गया। 34 वाला क्वेश्चन है, लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? जो लेंस होता है वो प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? तो इसका उत्तर में लिखिए, लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ना उसी के द्वारा हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को और लोगों के पास भेजिए। धन्यवाद।